हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आ रही हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है संगठन के नियम या सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है इसमें, संगठन के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। और इसको इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि संगठन की परिभाषा दीजिए या इसको परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांत बताइए, आप इसके पक्ष में हैं, क्यों हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण, ये सब तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संगठन के नियम या सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे, पिफनर ने संगठन के 8 सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा है। पद सोपान, उत्तरदायित्व, कार्यमूलक, विभागीकरण, नियंत्रण का क्षेत्र, स्वयं पूर्ण विभाग एवं समन्वयन, कर्मचारी सेवा, सामान्य तथा सहायक दोनों मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अधीन, कार्मिक और वित्त लाइन व स्टाफ का अलग अलग होना, ये इसका सिद्धांत हो गया। अब इसमें बताया संगठन के सिद्धांतों के विषय में भी विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संगठन के सिद्धांत केवल कोरी कल्पना है। उनके अनुसार संगठन के कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, परंतु यह धारणा सच नहीं मानी जा सकती। उर्विक, टेलर, लूथर, गुलिक, फेयोल तथा वेलोबी आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं द्वारा समय समय पर संगठन के सिद्धांतों की व्यवस्था की। वास्तव में आज भी संगठन के सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बन पाए हैं। विभिन्न विद्वानों के आधार पर संगठन के अग्र सिद्धांत निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें नंबर 1 है विश्लेषीकरण का सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ते हैं एल डी वाइट के अनुसार विश्लेषीकरण कार्य को विभाजित एवं उपविभाजित करके तथा उन कर्मचारियों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए निरंतर कार्य करता है, जिसकी एकीयता बड़ी बड़ी इकाइयों में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है जिसके लिए उसका अस्तित्व है। आधुनिक युग विशेषीकरण का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों का सर्वाधिक महत्व है। यह सिद्धांत प्रशासन के क्षेत्र में भी लागू होता है। प्रशासनिक कार्यों की कुशलता के लिए प्रशासन के विभागों को एक दूसरे से अलग रखना आवश्यक है, क्योंकि विशेष से संबंधित समस्या के समाधान के लिए विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यकुशलता, दक्षता, सफलता तथा मितव्ययता के लिए कार्यों का विभाजन करना आवश्यक है तथा कार्य की पूर्णता के लिए विशिष्ट अभिकरणों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। इसीलिए आधुनिक काल में लोक प्रशासन विभिन्न मंत्रालयों, मंडलों, आयोगों में विभक्त किया जाता है और इसका प्रत्येक भाग विशेष कार्य करता है। इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशेषीकरण सिद्धांत के साथ साथ प्रशासकीय विभागों में संयोग की व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक प्रशासकीय विभाग विशेष कार्यों के आधार पर उपविभागों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक उपविभागीय कर्मचारी का एक दूसरे के साथ संयोग एक बड़ी इकाई की सदस्यता ले सकते हैं के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार प्रशासन में विशेषीकरण तथा संयोग का दोहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब सेकंड है इसमें पदसोपन का सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मूनी तथा रेले ने पदसोपन सिद्धांत को स्केलर नाम देते हुए कहा है। वास्तव में स्केलर सिद्धांत सत्ता में खड़े विभाजन तथा संगठन की इकाइयों में कर्तव्यों के निश्चित निर्धारण की ओर इंगित करता है। लैथम के कथानुसार पदसोपन निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। पदसोपन संगठन की एक आवश्यक विशेषता है। संगठन मनुष्यों की सामूहिक क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, अतः संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य संगठन के कार्य और सत्ता का विभाजन होना आवश्यक है। इस विभाजन द्वारा कुछ व्यक्तियों के पास अधिक सत्ता आ जाती है और किसी के पास कम। अधिक सत्ता वाले व्यक्ति उच्चाधिकारी कहलाते हैं और कम सत्ता प्राप्त व्यक्तियों को आज्ञा देते हैं। कम सत्ता वाले व्यक्ति अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं तथा उत्तराधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं। उच्च तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य यह अंतर ही पदसोपन है। पदसोपन का शाब्दिक अर्थ श्रेणीबद्ध प्रशासन है, जिसमें प्रत्येक उच्चाधिकारी अपने तत्कालिक अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। पदसोपन संगठन के अंतर्गत आदेश, सत्ता, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न सोपनों द्वारा तथा प्रतिवेदन नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होता है। संचार किसी भी दिशा में प्रवाहित हो, प्रशासन को प्रत्येक स्थिति में इन सोपनों के सहारे की आवश्यकता होती है। प्रशासकीय कार्य दक्षता के लिए उचित मार्ग द्वारा कार्य किया जाना परम आवश्यक है। अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें पदसोपन के लाभ, इस पदसोपन सिद्धांत के लाभ। तो पदसोपन सिद्धांत के बहुत से लाभ हैं जो इस प्रकार हैं या निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है, इस सिद्धांत द्वारा संगठन के समस्त कर्मचारियों के अधिकारियों तथा कर्तव्यों का
स्पष्ट निर्धारण होने से प्रशासकीय कुशलता में वृद्धि होती तथा कर्मचारियों के मध्य टकराव भी नहीं होता। सेकंड है पद सोपन द्वारा कार्य विभाजन तथा एकीकरण दोनों लाभ प्राप्त हो जाते हैं। फिर है पद सोपन द्वारा संचार मार्ग प्रशस्त होता है जिससे कर्मचारियों को अपने कार्यों की दृष्टि से आगे बढ़ाने का तरीका पता चल जाता है। नेक्स्ट है पद सोपन द्वारा संगठन के कर्मचारियों के मध्य सद्भावना संबंध स्थापित होने में सहायता मिलती है। फिर है उचित मार्ग द्वारा इस सिद्धांत का जन्म होने से संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को संगठन में किए जाने वाले कार्यों के विषय में पता चल जाता है। नेक्स्ट है इस सिद्धांत द्वारा मुख्य कार्यपालिका के कार्यभार में कमी हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट जो बच गया वो है इस सिद्धांत द्वारा प्रत्यायोजन में भी सहायता मिलती है। अब देख लेते हैं इसमें हानियाँ क्या क्या हैं। तो डिसएडवांटेज में हम पढ़ेंगे पद सोपन से होने वाली कुछ हानियाँ निम्न प्रकार हैं। उचित मार्ग द्वारा कम किए जाने से प्रशासन में देरी होती है तथा लाल फीताशाही जन्म लेती है। साथ ही प्रशासन में अध्यक्षता उत्पन्न होती है। इन कारणों से जनता प्रशासन को भ्रष्ट समझने लगती है। थर्ड है नियंत्रण क्षेत्र का सिद्धांत, इसको हम पढ़ेंगे। नियंत्रण का क्षेत्र की परिभाषा देते हुए डिमॉक ने कहा है नियंत्रण का क्षेत्र किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालिका एवं उसके प्रमुख सहकर्मी कार्यालयों के मध्य प्रत्यक्ष एवं सामान्य संचार की संख्या एवं क्षेत्र है। डॉक्टर BK उपाध्याय के अनुसार इसका तात्पर्य है एक उच्च अधिकारी का एक सीमित क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के कार्यों पर नियंत्रण। संगठन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत अधीनस्थों की संख्या मर्यादित करता है। कई बार इस सिद्धांत का संबंध पद सोपन से भी जोड़ा जाता है क्योंकि संगठन में स्तर निर्धारण अधीनस्थों की संख्या तथा उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण पर निर्भर होता है। इस विषय में यह मान्यता है कि संगठन को कार्यकुशल बनाने के लिए प्रत्येक उच्चाधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या सीमित रखनी चाहिए। संगठन एक सहकारी प्रक्रिया है तथा व्यक्ति के ज्ञान की कुछ सीमाएं होती हैं। यह सिद्धांत वास्तव में मनोविज्ञान का ध्यान के क्षेत्र कहा जा सकता है। एक अधिकारी के अधीनस्थों की संख्या निश्चित होनी चाहिए जिससे कि वह उन पर उचित नियंत्रण तथा उनके कार्यों पर उचित पर्यवेक्षण रख सके। परंतु प्रश्न यह है कि एक उच्चाधिकारी कितने अधीनस्थों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकता है। वास्तव में संख्या ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही कम। फिर भी नियंत्रण की यह लंबाई निश्चित करना बहुत कठिन है। कुछ विचारकों ने अधीनस्थों की आदर्श संख्या 3-4 मानी है तो कुछ 7-9। हेल्डन तथा वालास के अनुसार 11-12 अधीनस्थों पर सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है। वास्तव में नियंत्रण की सीमा अनेक तत्वों पर निर्भर करती है जो कि निम्न है। इसमें नंबर 1 है व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर नियंत्रण की सीमा निर्भर करती है। व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र तथा शारीरिक योग्यता उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। सेकंड है संगठन के कार्य भी नियंत्रण की सीमा पर प्रभाव डालते हैं। संगठन के एक ही प्रकार के कार्य होने पर उच्चाधिकारी अधिक अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है। संगठन की परंपरा, उसके अंतर्गत कार्य करने की पद्धतियों के विकास आदि का नियंत्रण की सीमा पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अधीनस्थों की कार्य योग्यता पर भी नियंत्रण की सीमा की लंबाई निर्भर करती है। अनुभवों तथा कार्य के विशेषज्ञ अधीनस्थ होने पर उच्चाधिकारी पर नियंत्रण का भार कम होगा तथा वह अधिक अधीनस्थों पर नियंत्रण रख सकता है। संगठन के पुराने पूर्ण विकसित कार्यों के पूर्ण वर्गीकरण तथा स्वस्थ परंपराओं के विकसित होने पर नियंत्रण की सीमा अधिक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट है VI है उच्च तथा अधीनस्थों का कार्यस्थल एक स्थान पर होने से उच्चाधिकारी अधिक कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अधिकारियों की आदर्श संख्या निश्चित न होने पर भी यह निश्चित है कि नियंत्रण की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। फोर्थ है प्रत्यायोजन का सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें देख लेते हैं प्रत्येक संगठन में सत्ता के हस्तांतरण अथवा प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन के समस्त कार्यों को प्रशासन का कोई भी अध्यक्ष स्वयं नहीं कर सकता। अध्यक्ष सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी होता तथा वह सत्ता को पूरी तरह हाथ से निकाले बिना अधीनस्थ कर्मचारियों को सत्ता हस्तांतरित करता है। मूनी ने हस्तांतरण का अर्थ बताते हुए कहा है हस्तांतरण का अर्थ है किसी उच्चाधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को एक निश्चित मात्रा में प्रदान करना है। उच्चाधिकारी सत्ता हस्तांतरण में नियंत्रण तथा निरीक्षण शक्ति अपने हाथ में रखता है तथा वह वैधानिक दृष्टि से सत्ता का मूल अधिकारी माना जाता है तथा उसके व्यवहारिक प्रयोग का अधिकार अधीनस्थ कर्मचारी को दे दिया जाता है।
फिर है प्रत्यायोजन का एक लाभ यह है कि इसके द्वारा अध्यक्ष कार्य का विभाजन करके अपने सहायकों को सत्ता और दायित्व सौंपता है तथा नियंत्रण निरीक्षण सर्वोच्च सत्ता के हाथ में ही रहते हैं। हस्तांतरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी अध्यक्ष समस्त वैधानिक सत्ता का प्रयोग अकेला नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ कर्मचारी भी अपना कार्य ठीक नहीं कर सकेंगे। न्यूमैन के अनुसार प्रत्यायोजन के 3 मूल पहलू हैं। नंबर 1 है कार्यपालिका द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों की तुलना को तुरंत सत्ता सौंपना। सेकंड है कर्तव्य पूर्ति के लिए सत्ता प्रदान किया जाना। थर्ड है कर्तव्य पूरा करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी सर्वोच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब है प्रत्यायोजन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सरल, विशेष, औपचारिक, अनौपचारिक, पूर्ण, आंशिक, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सशर्त तथा बिना शर्त। प्रत्यायोजन प्रत्येक संगठन की विशेषता है, परंतु यह हस्तांतरण सदा के लिए नहीं होता। प्रत्यायोजन की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कानून, संविधान, विषय, अधीनस्थों की योग्यता। कुछ सत्ता हस्तांतरण नहीं हो सकती, जैसे आर्थिक शक्तियाँ, नियुक्ति, पर्यवेक्षण, नियम निर्माण, शिकायत और अपील आदि। समन्वयन का सिद्धांत है 5। इसमें हम देखते हैं समन्वयन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के अंतर्गत की जा रही सामूहिक क्रियाओं में एकीकरण के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। टेरी ने समन्वयन के विषय में कहा है, समन्वयन भागों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है जिससे प्रत्येक समग्र के उत्पादन के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। नीग्रे के अनुसार समन्वयन का अर्थ है कि किसी भी संगठन के विभिन्न अंग प्रभावशाली रूप से एक साथ कार्य करते हैं तथा इसके द्वारा जो कार्य संपन्न होता है वह बिना संघर्ष, अतिक्रमण या दोहराव के होता है। ग्रेव्ज ने समायोजन के निम्नलिखित आवश्यक तत्व माने हैं: अनौपचारिक परिचय, अन्य अभिकर्मकों के कार्यों की जानकारी पास होना, निश्चित उद्देश्य और भाग लेने वालों की सीमित संख्या में आवश्यकता। एल्बॉर्न के अनुसार समन्वयन अथवा समायोजन के निम्न तत्व हैं: नीति, परीक्षण, अनुदेश, समन्वयन करने वाले कर्मचारी, समितियां व सभाएं, प्रतिवेदन तथा विवरण। समन्वयन द्वारा सहकारिता का जन्म होता है। समन्वयन की आवश्यकता के कारण निम्न कारण हैं: संबंधित कर्मचारियों को विभिन्न दिशाओं में जाने से रोकने के लिए, किसी के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए तथा यह देखने के लिए कि उपयुक्त व्यक्ति और वस्तुएं उपयुक्त समय तथा स्थान पर प्राप्त होती हैं। समन्वयन यह भी देखता है कि क्या और कैसे निर्णय करना है तथा कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न भी समन्वयन के आधार पर ही संभव हो पाती है। प्रशासन संबंधी जटिलताओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि समन्वयन एक समूह द्वारा किया जाए। समन्वयन की सबसे अधिक आवश्यकता सरकारी संगठन में होती है। समायोजन कई प्रकार का होता है, परंतु इसके 2 मुख्य प्रकार हैं: नीति का समायोजन तथा अंतर्विभागीय समायोजन। 6 है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता से तात्पर्य संगठन के शिखर पर एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसमें शक्ति के सभी स्रोत केंद्रित हों। वास्तव में उचित मार्ग द्वारा ही आदेश की एकता है। इसका व्यवहारिक आशय है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की आज्ञा उनके उच्चाधिकारियों द्वारा ही दी जानी चाहिए। इसका यह भी अभिप्राय है कि उच्चाधिकारी किसी निम्न स्तरीय कर्मचारी से संबंधित स्थापित करने से पूर्व अपने नीचे के अधिकारियों की उपेक्षा न करें। आदेश की एकता के सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। इस सिद्धांत के विषय में प्रथम कठिनाई उस समय उपस्थित होती है जब आदेश संगठन के तकनीकी कर्मचारी वर्ग पर लागू करना होता है। कर्मचारी की विशेषज्ञ से आदेश की आवश्यकता पड़ने पर यह सिद्धांत इस संबंध में प्रशासकीय तथा तकनीक कर्मचारियों में कोई अंतर नहीं मानता। इस कठिनाई के निवारण के लिए द्विमुखी परिवीक्षण का सुझाव दिया गया है। हर्बर्ट ए साइमन ने इस संबंध में कहा है, दो प्राधिकारिक आदेशों के परस्पर टकराव की स्थिति में केवल एक ही निश्चित व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आज्ञा अधीनस्थ कर्मचारी माने। एकता के सिद्धांत की इस आलोचना का कारण इसकी अव्यवहारिकता है। सरकार में एक प्रशासन के ऊपर कई प्रवर अधिकारी होते हैं तथा वह किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रशासन बहुत जटिल होता है। 7 है इसमें स्थायित्व का सिद्धांत। इसको देख लेते हैं। लोक प्रशासन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा अभिव्यक्त लोकेच्छा को क्रियान्वित करता है। व्यवस्थापिका
तथा कार्यपालिका का संगठन निर्वाचन द्वारा होने से इसमें स्थायित्व नहीं होता। प्रशासन में एक परिवर्तन वांछनीय है। प्रशासन में इस प्रकार परिवर्तन होने से उसमें दलगत राजनीति के समान अनेकों दोष उत्पन्न हो जाएंगे। वास्तव में प्रशासकीय सेवाओं में कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन रहता है। बहुमत के साथ प्रशासकीय सेवाओं के कर्मचारियों में परिवर्तन होने से प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही प्रशासन के अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं भी प्राप्त नहीं हो सकेंगी। प्रशासकीय कर्मचारी अपनी सेवाओं को सुरक्षित समझेंगे तथा उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। प्रशासन संगठन आवश्यकतानुसार क्षेत्र के आधार पर भी निर्मित किए जाते हैं। संपूर्ण राज्य प्रशासन सुविधा के लिए आवश्यक संगठनों के निर्माण हेतु अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रशासन में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थानीयकरण का बहुत महत्व होता है। वर्तमान राज्य में प्रशासकीय कार्य तीनों क्षेत्रों में केंद्रित माना जाता है: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन तथा ग्राम या नगर प्रशासन। देश के संवैधानिक स्वरूप पर अधीनस्थ इकाइयों के कार्य करने की स्वतंत्रता निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण के आधार पर शासन में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थ है इसमें केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। संगठन में केंद्रीकरण हो या विकेंद्रीकरण संगठन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। चार्ल्स बर्थ ने इस संबंध में कहा है, संगठन की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है पूर्ण नियंत्रण, एकरूपता स्थापित करने की प्रशासक की स्वाभाविक इच्छा की जनता की मांग के साथ सामंजस्य स्थापित करना कि प्रशासन जनता की भावनाओं के अनुकूल है। इस समस्या का दूसरा रूप है कार्यपालिका अधिकारी वर्ग तथा अधीनस्थों के मध्य और मुख्य कार्यकाल व क्षेत्रीय कार्यकालों के मध्य अधिकारियों का हस्तांतरण कितना हो। केंद्रीकरण की मात्रा देश की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। वास्तव में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण प्रत्यायोजन का ही प्रसार है। इसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सत्ता तथा उत्तरदायित्व सौंपने के लिए निर्देशित करता है। विकेंद्रीकरण के अनेक अर्थ हैं। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सुविधाओं का पृथक्करण, संगठन के ढांचे के एक प्रकार तथा निर्णय के निर्माण को प्रत्यायोजन से है। संगठन एक फैलाव भी कई बार इसका अर्थ समझाता है। संगठन का फैलाव भी कई बार इसका अर्थ समझाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण संगठन के भी प्रकार नहीं है। वास्तव में किसी संगठन को पूर्ण केंद्रीकृत अथवा विकेंद्रीकृत नहीं किया जा सकता। विकेंद्रीकृत व्यवस्था से उत्तरदायित्व के स्तर पर ही सत्ता का स्थानीकरण होता है, परंतु उत्तरदायित्वों के स्थानीकरण का अधिकार अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता अधिकारियों को सौंपने आवश्यक है। इस व्यवस्था में कार्य संपादन करने वाले अधिकारी स्वयं निर्णय ले सकते हैं, जबकि केंद्रीकृत व्यवस्था में अधिकारी को आदेश अपने तत्काल उच्च अधिकारी से लेने पड़ते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण व्यवस्था में शक्ति का प्रत्यायोजन अधिक होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है, अच्छे संगठन के लिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का उच्च मिश्रण होना आवश्यक है, यह होना चाहिए। 9 है एकीकृत व्यवस्था का सिद्धांत। किसी वस्तु के विभिन्न अंग उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जब तक परस्पर मिलते हैं तब तक उन्हें एक दूसरे के साथ तथा वस्तु के साथ एकीकृत माना जाता है। लोक प्रशासन की दृष्टि से एक या अधिक स्वतंत्र संगठनों की संपूर्ण संगठन संयंत्र में इस प्रकार संबद्ध करना समग्रीकरण है। सार्वजनिक हित की वृद्धि करना ही लोक प्रशासन का वास्तविक सिद्धांत है तथा प्रत्येक विभाग अपनी सीमा के अनुसार इस दिशा में कार्य करता है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभागीय कार्यों का समग्रीकरण या एकीकरण करना आवश्यक है। एकीकरण के लाभ। विलोबी के अनुसार एकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विभिन्न संचालित सेवाओं को प्रशासकीय यंत्र के अंतर्गत संयुक्त करना, प्रशासकीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व को निश्चित गति तथा दिशा प्रदान करना, प्रशासकीय संगठन के अंतर्गत उपलब्ध साधन कार्य प्रणाली और कार्यकर्ताओं में व यंत्रों में दोहराव को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आधार प्रदान करना, प्रशासन में परस्पर हस्तक्षेप और विरोधाभासी को दूर करने का साधन प्रस्तुत करना, प्रशासन की प्रत्येक कार्य गति और कार्य पद्धति को सफल तथा उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करना, सुनियोजित तथा प्रशासित आय व्यय पत्रक पद्धति को आवश्यक आधार प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रशासन तथा नियंत्रण की दृष्टि से संकीर्ण कार्य पद्धति के अंतर्गत गतिशीलता और स्थायित्व प्रदान करना। अब देख लेते हैं एकीकरण के दोष। इस सिद्धांत द्वारा मुख्य निष्पादक निरंकुश हो सकता है, कार्यों के संपादन में अनावश्यक विलंब होता है,
विभागीय कर्मचारियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की आवश्यकता रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।